नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैंपस ज्ञान चैनल पर। आज हम कवर करने वाले हैं जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के रूल्स 197 से लेके 223 तक। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे नॉन कंसल्टिंग सर्विस और आउटसोर्सिंग के रूल्स, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कैसे होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और फाइनली डिस्पोजल और लॉस मैनेजमेंट के रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आती है हमारी नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज, जिसको हम आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा रूल 197 नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज क्या होती है। नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज वो सर्विस होती हैं जिनके फिजिकल और मीजरेबल आउटपुट्स होते हैं। ये इंटेलेक्चुअल या एक्सपर्ट एडवाइस टाइप सर्विस नहीं होती, बल्कि ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल काम होते हैं। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मेंटेनेंस वर्क, सिक्योरिटी सर्विसेज, जैनिटर या हाउसकीपिंग स्टाफ, व्हीकल्स हायरिंग, फोटोकॉपिंग सर्विसेज, एरियल फोटोग्राफी और फैसिलिटी मैनेजमेंट। इन शॉर्ट ये वो सर्विस हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 198 प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस। अब जब हमें ऐसी सर्विसेज आउटसोर्स करने हो तो प्रोक्योरमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे ध्यान देना चाहिए। डिपार्टमेंट्स अपने इंटरनल प्रोसीजर्स बना सकते हैं आउटसोर्सिंग के लिए, लेकिन एक कंडीशन है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स और पब्लिक प्रोक्योरमेंट जैसे ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और कंपटीशन को हमेशा फॉलो करें। यानी कोई भी अपनी मर्जी से रूल तोड़ के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 199 फाइंडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे ढूंढे। अब सवाल आता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स या सर्विस प्रोवाइडर को शॉर्टलिस्ट कैसे करें। रूल 199 इसके लिए सिंपल सोर्सेज सजेस्ट करता है, जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करना, येलो पेजेस देख सकते हैं, ट्रेड जर्नल से वेंडर्स लिस्ट बन सकती है, ऑनलाइन डायरेक्टरीज का यूज किया जा सकता है। इससे एक फेयर और कॉम्पिटिटिव लिस्ट बन जाती है पोटेंशियल वेंडर्स की। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज, जो कि रूल 200 से 206 के बीच में आता है। सबसे पहले देख लेते हैं रूल 200 प्रिपेयरिंग द टेंडर। तो टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते वक्त कुछ चीज़ें क्लियरली मेंशन करनी होती है। सर्विस या वर्क की फुल डिटेल, गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी या इनपुट प्रोवाइड किए जाएंगे उनकी लिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कॉन्ट्रैक्टर की स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज जैसे कंप्लायंस विद लेबर लॉ, टैक्स ऑब्लिगेशन, सेफ्टी रूल्स, यही सब। यानी टेंडर ट्रांसपेरेंट और कंप्लीट होना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स को साफ आइडिया मिल सके कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 201 इन्विटेशन ऑफ बिड्स। अगर सर्विस की वैल्यू 50 लाख तक की है तो लिमिटेड टेंडर भेजा जाएगा, मतलब शॉर्ट लिस्टेड और केपेबल कॉन्ट्रैक्टर्स जो रूल 199 के बेसिस पर लिस्ट किए गए हैं उनको इनवाइट किया जाएगा और कम से कम 3 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स को अप्रोच करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कि लेकिन अगर सर्विस का वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो टेंडर को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करना कंपलसरी है। इसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम और गवर्नमेंट जैम CPP पोर्टल पर, साथ ही डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी टेंडर डॉक्यूमेंट का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 202 लेट बिड्स। तो कोई भी बिड जो डेडलाइन के बाद आती है उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। डेडलाइन स्ट्रिक्ट होती है और उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है रूल 203 बिड इवैल्यूएशन। जब सारे रिस्पॉन्सिव बिड्स मिल जाते हैं तो डिपार्टमेंट उन्हें इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएशन के बाद रैंकिंग होती है और फिर सक्सेसफुल बिडर्स को सेलेक्ट किया जाता है। यानी फेयर इवैल्यूएशन प्रोसेस के बेसिस पर ही कॉन्ट्रैक्टर चूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है रूल 204 नॉमिनेशन बेस्ड प्रोक्योरमेंट। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में गवर्नमेंट डायरेक्टली एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर से प्रोक्योरमेंट कर सकती है। इससे नॉमिनेशन बेस्ड प्रोक्योरमेंट कहते हैं, लेकिन इसके लिए 3 कंडीशंस होना जरूरी है। पहली कंडीशन है कि पूरी जस्टिफिकेशन देनी होगी कि क्यों नॉमिनेशन बेस्ड सिलेक्शन किया गया। सेकंड है स्पेशल पर्पस या अर्जेंसी एक्सप्लेन करनी होगी। और थर्ड है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होगा और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना होगा। यानी एक स्पेशल एक्सेप्शन है, नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 205 कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करे, मतलब काम टाइम पर हो रहा है या नहीं, क्वालिटी सही है या नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, यही सब रेगुलर चेक करना होगा। नेक्स्ट आता है रूल 206 स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अगर कोई सिचुएशन रूल 198 से लेके 205 के अंडर कवर नहीं होती तो उस केस में रूल 142 से 176 को अप्लाई किया जाएगा। ये रूल्स गुड प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, मतलब
अगर आउटसोर्सिंग के रूल्स में क्लैरिटी ना हो तो गुड्स प्रोक्योरमेंट के रूल्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 207। अब आता है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि रूल 207 से 218 तक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रूल 207। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के रूल्स सारे मिनिस्टर और डिपार्टमेंट्स पर लागू होते हैं। हर डिपार्टमेंट अपनी डिटेल्ड गाइडलाइन बना सकता है, लेकिन उन्हें इन बेसिक रूल्स को फॉलो करना ही होगा। नेक्स्ट आता है रूल 208, रिसीविंग मटेरियल्स फ्रॉम प्राइवेट सप्लायर्स। तो पहले जो भी कोई गुड्स प्राइवेट सप्लायर से रिसीव होते हैं तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट टर्म के हिसाब से चेक करना होता है, फिर इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन करना है, जैसे क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डैमेज या डेफिशिएंसी चेक करना होगा। अगर ज़रूरी है तो टेक्निकल इंस्पेक्शन भी करना है। फिर आता है हमारा कि सारी डिटेल्स स्टॉक रजिस्टर में एंटर करने हैं और इसको प्रेफर करा जाता है कि डिजिटल रजिस्टर में एंट्री करी जाए। और फाइनली ऑफिसर इंचार्ज को रिकॉर्ड क्लैरिफाई करके साइन करना होगा, यानी मटेरियल रिसीव करना एक सिस्टमेटिक और अकाउंटेबल प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है रूल 209, इंटरनल मटेरियल ट्रांसफर। मटेरियल ट्रांसफर के लिए अलग अलग सिनेरियोज के रूल्स दिए गए हैं। सबसे पहला आता है कि अगर मटेरियल एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन रिसीव होता है, तो इंटेंडिंग ऑफिसर को क्वालिटी, क्वांटिटी और डैमेज चेक करना होगा और सेंडिंग डिवीजन को एक रिसीप्ट इशू करनी होगी। नेक्स्ट आता है कि अगर मटेरियल इंटरनल यूज या सेल के लिए इशू किया जा रहा है तो इंडेंट फॉर्म सबमिट करना कंपलसरी है और रिसीविंग ऑफिसर से रिटन या ऑनलाइन रिसीप्ट लेना होगा। नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा, जिसमें कि अगर मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया जा रहा है और उसका कॉस्ट रिकवरी है तो कॉन्ट्रैक्टर को साइन करना होगा मटेरियल वैल्यू, रिकवरी रेट्स और टोटल अमाउंट के लिए। और फोर्थ आता है कि अगर सप्लाई पॉसिबल नहीं है तो जितना अवेलेबल है उतना सप्लाई करो, रिकॉर्ड में नोट करो और अगर पॉसिबल हो तो अल्टरनेटिव सजेस्ट करो। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 210, कस्टडी ऑफ मटेरियल। तो ऑफिसर इन चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे गुड्स सेफ स्टोरेज में रखे जाएं, स्पेशल केयर देना होगा वैल्यूएबल और फ्लेमेबल आइटम्स के लिए और उनके लिए सूटेबल स्टोरेज स्पेसेस का यूज करना होगा, यानी सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों का ध्यान रखना मैंडेटरी है। नेक्स्ट आता है रूल 211, लिस्ट एंड स्टॉक अकाउंट्स। तो स्टोर ऑफिसर को हर आइटम वाइज स्टॉक लिस्ट और रिटर्न्स मेंटेन करनी होगी ताकि किसी भी टाइम पे बुक बैलेंस और एक्चुअल बैलेंस वेरीफाई किया जा सके। अलग अलग चीज़ों के लिए सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स में, जैसे कि GFR 22 जो है ये फिक्स्ड एसेट जैसे प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर इनके लिए होता है। GFR 23 कंज्यूमेबल जैसे स्टेशनरी, केमिकल और स्पेयर्स के लिए यूज़ होता है। GFR 18 जो है ये लाइब्रेरी बुक्स के लिए होता है और GFR 24 हिस्टोरिकल और आर्टिस्टिक एसेट्स के लिए होता है। इसका मतलब कि मिनिस्ट्री अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्स्ट्रा डिटेल भी ऐड कर सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 212, हायरिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर कोई फिक्स्ड एसेट कॉन्ट्रैक्टर या लोकल बॉडीज को रेंट पर दिया जाता है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। साथ ही उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पर हायर चार्जेस रिकवर करने होंगे, यानी कोई भी एसेट फ्री में या आर्बिट्रेरी रेट पर नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 213, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 3 गाइडलाइंस हैं। सबसे पहली है फिक्स्ड एसेट, इसमें हर साल एक बार वेरीफाई करना कंपलसरी है। वेरिफिकेशन के रिजल्ट्स रजिस्टर में लिखने होंगे और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिले तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमेबल, जैसे कि स्टेशनरी, केमिकल, स्पेयर्स, इनकी भी हर साल एक बार वेरिफिकेशन करनी होगी। अगर शॉर्टेज या एक्सेस होती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल प्रोसीजर। इसमें वेरिफिकेशन हमेशा एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर की प्रेजेंस में होगा। वेरिफिकेशन के बाद एक सर्टिफिकेट रिकॉर्ड करना होगा जिसमें फाइंडिंग्स मेंशन हो। अगर कोई लॉस या डैमेज मिले तो उसके लिए रूल 33 से 38 फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 214, बफर स्टॉक। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि बफर स्टॉक कितना मेंटेन करना है, लेकिन अगर कोई आइटम 1 साल से ज़्यादा टाइम तक अनयूज्ड पड़ा है, 1 साल से ज़्यादा तक अगर कोई आइटम अनयूज्ड पड़ा है तो उसे नॉर्मली सरप्लस डिक्लेयर किया जाएगा
अनलेस के उसे जस्टिफाई करना हो, जब तक कि कोई वैलिड जस्टिफिकेशन ना हो, और सरप्लस आइटम्स का डिस्पोजल रूल 217 के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 215 वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। तो लाइब्रेरी बुक्स के लिए एक स्पेशल वेरिफिकेशन रूल्स दिए गए हैं। इसमें पहला दिया गया है कि अगर बुक्स 20,000 से कम है तो हर साल वेरीफाई करना होगा। सेकंड हमें बताया गया है कि अगर बुक्स 20,000 से 50,000 के बीच हैं तो हर 3 साल में एक बार वेरीफाई करना होगा। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो हर 3 साल में सैंपल चेक होगा, लेकिन अगर लॉसेस एबनॉर्मल लगे तो फुल चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि लॉस के लिए एक अलाउंस दी गई है। 1000 बुक इशू होने पर 5 बुक तक का लॉस एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर कोई रेयर बुक है या 1000 से ज़्यादा वैल्यू की बुक मिसिंग हो तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 216 ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। जब स्टोर ऑफिसर चेंज होते हैं तो सारे गुड्स और मटेरियल्स के प्रॉपर हैंडओवर करना मैंडेटरी है। दोनों ऑफिसर जो चार्ज छोड़ रहे हैं और जो नया चार्ज ले रहे हैं एक साइंड स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें फुल डिटेल्स होंगी इस स्टेटमेंट की, और इस स्टेटमेंट की कॉपीज दोनों के पास रहनी चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 217 डिस्पोजल ऑफ गुड्स। अगर कोई आइटम अब यूजफुल नहीं है तो उसे सरप्लस, ऑब्सोलीट या अनसर्विसेबल डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को प्रॉपर रीजन रिकॉर्ड करने होंगे। कभी कभी एक कमेटी भी बनाई जा सकती है डिक्लेरेशन के लिए। बुक वैल्यू या रिजर्व प्राइस डिसाइड करते वक्त GFR 10 फॉर्म का यूज होता है। अगर लॉस, फ्रॉड या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी। और हजार्डियस वेस्ट या ई वेस्ट के डिस्पोजल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के रूल्स फॉलो करना कंपलसरी है। और बिडर्स को रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 218 जिसमें बताया गया है मोड्स ऑफ डिस्पोजल। तो डिस्पोजल के लिए मोड एसेट के रेजिडुअल वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर मटेरियल की वैल्यू 4 लाख से ज़्यादा है, अगर रेजिडुअल वैल्यू 4 लाख से ज़्यादा है तो एडवर्टाइज टेंडर या पब्लिक ऑक्शन यूज़ करना होगा। और अगर वैल्यू 4 लाख से कम है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कौन सा मोड बेस्ट होगा, जिसमें स्पेस और वैल्यू लॉस दोनों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्पोजल एंड लॉस मैनेजमेंट 219 से 223 तक। सबसे पहले देख लेते हैं 219 डिस्पोजल थ्रू एडवर्टाइज टेंडर। तो टेंडर के जरिए डिस्पोजल के लिए क्लियर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, फिर टेंडर्स इनवाइट करो और वाइड पब्लिसिटी इंश्योर करो। बिड्स ओपन करके इवेल्युएट करो, हाईएस्ट रिस्पॉन्सिव बिडर को सेलेक्ट करो, उस बिडर से फुल पेमेंट कलेक्ट करो और गुड्स डिलीवर करो और बाकी अनसक्सेसफुल बिडर्स का सिक्योरिटी वापस करो। अब इसमें इस प्रोसेस में कुछ की पॉइंट्स याद रखने होते हैं। सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस ज़रूरी है, डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए। टेंडर डॉक्यूमेंट्स में सारे टर्म्स, गुड्स का लोकेशन और कंडीशन क्लियरली मेंशन होना चाहिए। बिडर से बिड सिक्योरिटी लेना होता है और आमतौर पर रिजर्व प्राइस का 10% ये होता है। नेक्स्ट है कि अगर हाईएस्ट बिड बहुत लो हो तो नेगोशिएशन किया जा सकता है या नेक्स्ट हाईएस्ट बिडर को ऑफर दिया जा सकता है। और अगर सिलेक्टेड बिडर्स गुड्स लिफ्ट नहीं करता तो उसका बिड सिक्योरिटी फॉरफिट कर दिया जाएगा और रीसेल कंसीडर होगा और लेट बिड्स बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 220 डिस्पोजल थ्रू एक्शन। तो डिस्पोजल थ्रू ऑक्शन, तो डिस्पोजल ऑक्शन के जरिए भी हो सकता है, या तो डायरेक्टली या अप्रूव्ड ऑक्शनर्स के थ्रू। ऑक्शन के लिए इंश्योर करना होता है ट्रांसपेरेंसी और फेयर कंपटीशन, वाइड पब्लिसिटी और सारी टर्म्स, कंडीशन और लोकेशन का क्लियर अनाउंसमेंट। ऑक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले सभी टर्म्स अनाउंस किए जाते हैं। बिड्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का डिसीजन हैमर फॉल पर तुरंत लिया जाता है और अर्नेस्ट मनी जो है ये मिनिमम 25% बिडर से इमीडिएटली कैश या डिमांड अकाउंट कैश रिसीव DACR में लेना होता है। नेक्स्ट आता है कि गुड्स सिर्फ फुल पेमेंट रिसीव होने के बाद ही डिलीवर किए जाएंगे और ऑक्शन एक
और एक ज़रूरी बात, ऑक्शन टीम में फाइनेंस विंग का एक मेंबर होना कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 221, स्क्रैप वैल्यू एंड अदर डिस्पोजल मोड्स। अगर टेंडर या ऑक्शन के जरिए आइटम्स बिक नहीं पाते तो उन्हें स्क्रैप वैल्यू पर डिस्पोज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फाइनेंस डिवीजन की अप्रूवल ज़रूरी होती है। और अगर स्क्रैप वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है तो उन्हें इको फ्रेंडली डिस्ट्रक्शन या किसी और सूटेबल मोड के जरिए डिस्पोज करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा, और डिस्पोजल और सेल के बाद हम प्रिपेयर करते हैं एक सेल अकाउंट GFR फॉर्म 11 के तहत, जो कि साइन किया जाता है सुपरवाइजिंग ऑफिसर द्वारा, जो कि सेल और ऑप्शन करवाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 223, राइट ऑफ लॉसेस। तो लॉस के राइट ऑफ के रूल्स 3 पार्ट्स में दिए गए हैं। सबसे पहला है जनरल लॉसेस, तो इसमें रीएवैल्यूएशन, स्टॉक चेक या सिमिलर सिचुएशन से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन अगर कोई लॉस राइट ऑफ करना है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की फॉर्मल अप्रूवल लेनी होगी और एज पर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स के तहत। नेक्स्ट है हमारा लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। तो ये लॉस नॉर्मल होती हैं और इन्हें 4 कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहला है मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन, नॉर्मल वियर एंड टियर, पुअर प्लानिंग ऑफ परचेजेस के आप परचेज के अच्छे से प्लान नहीं कर पाए, और पुअर परचेज नेग्लिजेंस के परचेज के टाइम आपने नेग्लिजेंस किया। थर्ड आता है इसमें लॉस नॉट ड्यू टू डेप्रिसिएशन। ये ज़्यादा सीरियस केस होते हैं और इन्हें 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किए गए। पहला आता है थेफ्ट और फ्रॉड, सेकंड है नेग्लिजेंस, थर्ड है इसमें ऑब्सोलीट या ओवर परचेज स्टॉक, नेक्स्ट है इसमें डैमेज, और लास्ट है इसमें फोर्स मेजोर सिचुएशन जैसे नेचुरल डिजास्टर या वॉर। हर केस में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना और प्रॉपर अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। तो दोस्तों ये थे GFR 2017 के रूल्स 197 से 223 तक। आपने देखा कैसे गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोक्योर करती है, इन्वेंट्री मैनेज करती है और सरप्लस गुड्स को डिस्पोजल करती है, वो भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल कैंपस ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए GFR के वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम रूल्स और डिटेल्स में समझेंगे। धन्यवाद।